ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ठीक है। तो धारा 5 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 में 5(1) में सब क्लास में लिखा है कि अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा या 65 वर्ष का होगा। यदि हम बात करें यहीं पर किसकी, सदस्यों की, तो जो 6 सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल होगा, इनका जो टेन्योर होगा वो होगा 3 वर्ष या 60 वर्ष। क्या होगा, या तो 3 वर्ष होगा या 60 वर्ष होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति 58 वर्ष की उम्र में सिलेक्ट होता है तो 60 वर्ष के बाद वो क्या कर देगा, पद से रिक्त कर देगा, उस पद को रिक्त कर देगा या उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। अब हमने पढ़ा, धारा 3 भी पढ़ लिया, संगठन संरचना के बारे में पढ़ लिया, मुख्यालय पढ़ लिया। धारा 4 में हमने क्या पढ़ा, नियुक्ति के लिए विशेष आधार पढ़े, जो कि आयोग की जो अध्यक्ष है उसका सिलेक्शन कौन करेगा, सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से केंद्र सरकार करेगी। धारा 5 में क्या है, पद अवधि के बारे में दिया गया है और अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों का कार्यकाल क्या है, अलग अलग है, इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है। तो क्या है, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष है और सदस्य का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 60 वर्ष है। अब धारा 5 की ही जो सब क्लास सेकंड है, धारा 5 की दूसरी जो क्लास है उसमें क्या वर्णन किया गया है, तो इसमें हटाने की त्याग पत्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ये त्याग पत्र किसको देगा, रिजाइन किसको करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है। तो जब केंद्र सरकार इनका संगठन कर रही है तो हटाएगा भी कौन, या ये त्यागपत्र किसको देंगे, तो ये जो त्यागपत्र देंगे वो केंद्र सरकार को देंगे। किसको देंगे, केंद्र सरकार को देंगे। तो अब हमने यहाँ तक धारा 3, 4, 5 पढ़ लिया है। 5 की 2 में क्या है, त्यागपत्र के बारे में वर्णन है और इसके अध्यक्ष और मेंबर जो होंगे, सदस्य होंगे, वो किसको त्यागपत्र देंगे, केंद्र सरकार के नाम पे संबोधन करके त्यागपत्र दे देंगे। अब हम बात करते हैं धारा 6 की। तो धारा 6 में क्या प्रावधान किया गया है, तो धारा 6 जो है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में इनके वेतन और भत्तों की बात की गई है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो वेतन तो लेगा ही लेगा। तो धारा 6 जो है, तो धारा 6 में अधिनियम की धारा 6 में क्या किया गया है, इनके वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, वेतन एवं भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, तो इसका डिसाइड भी कौन करेगी, आपका केंद्र सरकार करेगी। और नियुक्ति के पश्चात केंद्र सरकार इसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकेगी। क्या हो रहा है, धारा 6 में क्या हो रहा है, धारा 6 में वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किया गया है। किसके, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष के बारे में। तो कौन डिसाइड कर रहा है, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। और इस केंद्र सरकार यदि किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देती है तो नियुक्ति के बाद किसी भी तरह के अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती है, अर्थात उसकी वेतन में कटौती नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं, धारा 6 हो गई। अब हम धारा 7 के बारे में समझेंगे कि धारा 7 में इसमें क्या दिया। तो धारा 7 में हटाने की प्रोसेस के बारे में बताया गया है। त्यागपत्र केंद्र सरकार को दे रहा था, ठीक वैसे ही धारा 7 में हटाने की प्रोसेस है। तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 7 में क्या प्रावधान किया गया है, तो 7 में पद से हटाए जाने संबंधित प्रावधान है। कौन हटाएगा, तो हम बात करें किसके, अध्यक्ष की। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन को कौन हटाएगा, केंद्र सरकार हटाएगी। और किस आधार पर हटाएगी, तो साबित कदाचार के आधार पे ये हटा सकेंगे। अब कदाचार क्या होता है, तो ऐसा कार्य जो कि उस पद की गरिमा के अनुकूल ना हो तो क्या कर दिया जाएगा, केंद्र सरकार को, इसके अध्यक्ष को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सदस्य की। तो सदस्य को कैसे हटाएंगे, सदस्य को कैसे हटाया जाएगा, तो सदस्य को भी इसी आधार पर हटाया जाएगा। इसके अलावा और भी ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। जैसे पहली बात तो साबित कदाचार हो गया। इसके अलावा या वो व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य क्या हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए।
ठीक है, या उसे किसी न्यायालय में क्या हो जाए, सज़ा मिल जाए, तो सज़ा मिलने की स्थिति में भी उसको क्या कर देगी, केंद्र सरकार हटा देगी। इसके अलावा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए तो भी अध्यक्ष या सदस्य को केंद्र सरकार हटा सकती है। इसके अलावा अगर वो उसका जो शारीरिक सामर्थ्य है उतना कार्य करने का नहीं है तो इस आधार पर भी केंद्र सरकार उसको क्या कर सकती है, हटा सकती है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें लास्ट में एक पॉइंट है कि यदि 3 बैठकों पर यदि कोई भी सदस्य या अध्यक्ष जो है, चेयरमैन है, वो 3 बैठकों तक बिना किसी कारण के अनुपस्थित होता है तो केंद्र सरकार उसको क्या कर देगी, हटा देगी। समझ में आया यहाँ तक? तो क्या हुआ है, धारा 7 में क्या है, अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का प्रावधान है। कौन हटाएगा, केंद्र सरकार हटाएगी। किस आधार पर हटाएगी, तो अध्यक्ष को साबित कदाचार के आधार पर हटाएगी और सदस्य को भी क्या करेगी, साबित कदाचार, या तो दिवालिया हो जाना या क्या हो जाना, आपके किसी सज़ा मिल जाना उसको न्यायालय से, या शारीरिक असमर्थ हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि यदि अध्यक्ष या सदस्य 3 बैठकों पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होते हैं लगातार तो क्या करेगी, केंद्र सरकार उस अध्यक्ष या सदस्य को क्या कर देगी, हटा सकेगी। अब यहाँ तक हमने समझ लिया। हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने धारा 3 के बारे में पढ़ा। धारा 3 में क्या हो रहा है, आयोग का गठन हो रहा है। धारा 3 में क्या हो रहा है, आयोग का गठन हो रहा है और 3(1) में गठन कौन करेगी, तो इसके जो गठन करेगी वो कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। अगर बात करें 3(2) में, तो 3(2) में क्या कहा गया है, तो धारा 3(2) में क्या है, इसकी संरचना के बारे में बताया गया है। और अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना कैसी होगी आयोग की, तो आपको बताया गया है, एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा और मेंबर कितने होंगे, सदस्य होंगे 6। जो 6 सदस्य होंगे उसमें 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। इसके बाद धारा 3 के सब क्लास 3 में अर्थात तीसरे खंड में क्या कहा गया है, इसके कार्यालय के संबंध में बताया गया है कि इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा। अब बात करते हैं हम धारा 4 को हमने पढ़ा। तो धारा 4 में क्या प्रावधान किया गया है, तो धारा 4 में नियुक्ति से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो नियुक्ति के संबंध में क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो जो नियुक्ति होगी वो तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन अध्यक्ष एवं सदस्य की क्या प्रक्रिया होगी यहाँ पर बताया गया है। क्या प्रक्रिया होगी, जो अध्यक्ष होगा उसका सिलेक्शन कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके आधार पे करेगी, तो चयन समिति के आधार पे करेगी। जो चयन समिति होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, तो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्री होगा और चयन समिति में 3 सदस्य होंगे। तो 2 मेंबर जो होंगे वो केंद्र सरकार अपने बिहेव पे क्या कर सकती है, उनका सिलेक्शन कर सकती है, वो अपने हिसाब से करेंगे। सदस्य का जो नियुक्ति होगी, सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट कर ली जाती है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब धारा 5 के बारे में, धारा 5 में हमने पदावधि को समझा और पदावधि कैसे होगी, तो अध्यक्ष की जो पदावधि होगी अर्थात टेन्योर होगा, कार्यकाल होगा, वो कितना होगा, या तो 3 वर्ष होगा या 65 वर्ष होगा। और अगर हम सदस्य के बारे में बात करें तो सदस्य कितने वर्ष का कार्यकाल होगा, या तो 3 वर्ष होगा या तो 60 वर्ष होगा। धारा 6 में किसका वर्णन है, तो धारा 6 में वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किया गया जो कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। नियुक्ति के बाद किसी भी तरह के क्या नहीं हो सकेंगे, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकेंगे। धारा 7 के बारे में हमने पढ़ा, तो पद से हटाए जाने संबंधित प्रावधान है। कौन हटाएगा, तो केंद्र सरकार हटाएगी। कैसे हटाएगी, तो साबित कदाचार के आधार पर हटाएगी, या तो दिवालिया घोषित हो जाए, या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो व्यक्ति, या तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, या लगातार वह 3 बैठकों में क्या हो जाए, बिना अनुमति के अनुपस्थित हो जाए। तो इस स्थिति में केंद्र सरकार क्या करेगी, धारा 7 के तहत उनको हटा देगी। अब हम बात करेंगे कुछ एक और धारा के बारे में बात कर लेते हैं, धारा 8 जो कि इम्पोर्टेंट है। तो धारा 8 में क्या प्रावधान किया गया है, तो अधिनियम की धारा 8 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अध्यक्ष जो है इसका पद अगर रिक्त है तो केंद्र सरकार 90 दिन के भीतर क्या करेगी, इसको भरेगी। समझ में आ गया, इस रिक्त पद को क्या कर देंगे, भर देंगे। अब हम कुछ अन्य तथ्य के बारे में बात करते हैं कि अन्य तथ्य क्या है। वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या करता है। तो ये इसका जो कार्य होता है
इसके कुछ विशेष कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं? तो पहली बात ये आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। दूसरी बात, ये बाल अधिकारों के लिए क्या करेंगे, जब भी कोई कानून बनाए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी सलाह देंगे। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा क्या होगा, बालकों के शोषण के संबंध में समय समय पे क्या करेंगे, ये सुधार करने के लिए केंद्र सरकार को क्या करेंगे, परामर्श देते रहेंगे। अब बात करते हैं अपन इसमें जो रिपोर्ट, ये वार्षिक रिपोर्ट देते हैं। वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? अगर हम बात करें बाल अधिकार संरक्षण आयोग की, तो यदि राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में अगर कोई बाल अधिकार संरक्षण आयोग है तो केंद्र सरकार को देगा। ये किसको देगा? केंद्र सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देगा। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग किसको रिपोर्ट देगा? संबंधित राज्य विधानमंडल को। ठीक है, किसको देगा? संबंधित राज्य विधानमंडल को। विधानमंडल के अंतर्गत विधान परिषद एवं विधानसभा दोनों आ जाएंगे आपके। अब लगभग इसके सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि कुछ संवैधानिक अधिकार भी हमारे संविधान में बालकों से संबंधित हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ठीक रहेगा। तो आपके संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं बालकों के संरक्षण के लिए, तो ये समझते हैं हम। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है आपका, आर्टिकल है 21A, अनुच्छेद 21A। क्या प्रावधान किया गया है इसमें? तो ये जो आर्टिकल है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और क्या जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कौन प्रदान करेगा? राज्य प्रदान करेगा। तो ये जो जोड़ा गया है आर्टिकल 21A किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो वर्ष 2002 में जोड़ा गया है। याद रखने के लिए इसको याद रखना आप सभी लोग। क्या कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो राज्य सरकार होंगी या केंद्र सरकार होंगी वो क्या करेंगे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करेंगे। अब एक और आर्टिकल हमारे इसमें जुड़ा हुआ है जो कि 24 है, जो बालकों के संरक्षण से संबंधित है। क्या है आर्टिकल 24? तो अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान किया गया है? तो आप सभी को मालूम है कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी ऐसा कार्य इनसे नहीं लिया जाएगा जो कि क्या हो, इनके हित में ना हो। अर्थात कारखाने में आप काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कार्य बच्चे कर सकते हैं, बट आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप क्या नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का भारी कार्य ऐसा नहीं ले सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो। अब बात करते हैं आर्टिकल 39E में। तो आर्टिकल 39E में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो राज्य है, राज्य बच्चों के विकास को सुनिश्चित करेगा। क्या करेगा? जो राज्य है आपका वो क्या करेगा, बच्चों के विकास को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा एक और आर्टिकल है आपका जो कि मौलिक कर्तव्य से रिलेटिव है। कौन सा है? 51K। क्या प्रावधान किया गया है इसमें? तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो प्रत्येक माता पिता होते हैं, अर्थात आपके जो पेरेंट्स होते हैं, उनको इस बात के लिए बताया गया है कि उनका भी एक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करें, शिक्षित करें। क्या करेंगे? 6 से 14 वर्षों के बच्चों को क्या करेंगे, शिक्षित करने का कार्य करेंगे। तो क्या है हमारे भारतीय संविधान में बालकों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल में? तो कुछ विशेष आर्टिकल हैं जैसे 21A जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया गया है, आपके अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात की गई है। कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को
क्या करना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं लेना है जिससे उनके स्वास्थ्य पे क्या हो जाए, प्रभाव पड़ जाए। इसके अलावा अनुच्छेद 39E जो है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें यह राज्य को ये बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों में कि आप जो है बच्चों के विकास को क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे और इनके विकास के लिए भिन्न भिन्न योजना लेकर आएंगे। अनुच्छेद 51 के जो कि मौलिक कर्तव्य से रिलेटिव है, क्या है, तो यह प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे, शिक्षित करने का प्रयास करेंगे और उनको पढ़ाने के प्रयास करेंगे। इस तरह से हमने समझा। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम भी बने हैं आपके जो बालकों के संरक्षण से संबंधित हैं। कौन कौन से अधिनियम हैं ये भी समझ लेते हैं। समय समय पे भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा बालकों के संरक्षण के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो आपको इनको भी याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास्को एक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एक्ट हैं तो सुन लीजिए। एक तो बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 86 में बना था, 1986 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बना है ताकि किसी भी बच्चे की कम आयु में शादी न की जाए। इसके अलावा बालक संरक्षण अधिनियम आयोग 2005 में बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया जिसके अंतर्गत ये जरूरी है कि शिक्षा आपको मिलनी चाहिए। इसके अलावा किशोर न्याय बच्चों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2002 में आया था, इसी का संशोधन हुआ है 2016 में। उसके अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम जिसको आप पास्को के नाम से जानते हैं, कब बना था, 2012 में बना था। कौन सा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पास्को अधिनियम। तो जो पास्को एक्ट जो है वो कब बना है, 2012 में बना है और इसमें अभी हाल फिलहाल में अमेंडमेंट हुआ है 2019 में। और ये अमेंडमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया है कि यदि पोर्नोग्राफी के उद्देश्य से किसी बच्चे का उपयोग किया जाता है तो उसके लिए 20 वर्ष की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है, 20 वर्ष या उम्र कैद। ठीक है दोस्तों, आज हमने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें और भी अधिनियम या आयोग के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करा सकें। धन्यवाद। सर हो गया।